गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए, आपके चैनल में स्वागत है। आज हम यहाँ पर यूनिट 1 के इंट्रोडक्शन चैप्टर में लाइट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कॉन्सेप्ट के द्वारा उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले देख लेते हैं पिछले लेक्चर्स में हमने क्या देखा था। मेरीडियोनल रे के बारे में जाना था और स्क्यू रे के बारे में जाना था, और वहाँ पर हमने देखा था न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर मतलब लाइट कलेक्टिंग एबिलिटी। तो सारा डेरिवेशन हमारे पिछले लेक्चर 6 के में लेक्चर 5 के पार्ट 2 में दे रखा है, तो आप वहाँ देख सकते हैं इसका डेरिवेशन न्यूमेरिकल अपर्चर का। और मेरीडोनियल रे के लिए जो हमने डेरिवेशन किए हुए हैं, क्रिटिकल एंगल, न्यूमेरिकल अपर्चर, एक्सेप्टेंस एंगल, तो वो चीज़ें वहाँ पर देख सकते हैं आप। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी वहीं बताया गया है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर है, तो उसकी स्टडी करेंगे। अब इसके लिए हमें आवश्यकता है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कॉन्सेप्ट को जानें। तो पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में जानते हैं। मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। अगर मैकेनिकल वेव की बात करें तो उनको चलने के लिए हमें एक माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन प्रोपेगेट थ्रू एम्प्टी स्पेस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो आपके खाली जगहों पर भी, यानी कि वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। मैक्सवेल्स इक्वेशन फॉर्म द थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट प्रोपेगेट थ्रू स्पेस एट द स्पीड ऑफ लाइट। तो मैक्सवेल ने एक समीकरण दी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, और जिसमें बतलाया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो प्रकाश की गति से किसी स्पेस में ट्रैवल कर सकती है, आगे बढ़ सकती है, प्रोपेगेट कर सकती है। हर्ट्ज कन्फर्म्ड मैक्सवेल प्रेडिक्शन व्हेन ही जनरेटेड एंड डिटेक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन 1887। और इस बात को मैक्सवेल के जो सिद्धांत था उसको हर्ट्ज ने 1887 में प्रूव कर दिया। उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट किया और उसको सर्च करके उस पर एक्सपेरिमेंट करके ये बतलाया कि भाई जो मैक्सवेल ने प्रेडिक्शन की है वो सत्य है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस। The waves radiated from oscillating charges can be detected at great distances. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस के ऑसिलेशन से उत्पन्न होते हैं, और इस जो रेडिएटेड वेव है इसको हम काफ़ी दूरी से भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। तो इनमें एनर्जी और मोमेंटम रहता है, दोनों ही कैरी करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एनर्जी भी और मोमेंटम भी। तो आगे हम इस चीज़ को देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी कवर मैनी फ्रीक्वेंसीज, और इसमें फ्रीक्वेंसी रेंज भी बहुत अधिक होती है। तो बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज की वेव्स होती हैं, तो वो भी आगे हम स्टडी में। अभी हमने पिछले स्पेक्ट्रम देखा ही था हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वहाँ आपने देखा था फ्रीक्वेंसी रेंज बहुत सारी थी, तो सारी फ्रीक्वेंसी रेंज को ही कवर करती हैं। आइए अब जानते हैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के बारे में, जिन्होंने ये सिद्धांत दिया था, मैक्सवेल इक्वेशंस दी थी। ये थियोरेटिकल फिजिक्सिस्ट थे, स्कॉटिश के। डेवलप्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। तो प्रकाश के बारे में इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। His successful interpretation of the electromagnetic field resulted in the field equations that bear his name। और इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कुछ समीकरणों द्वारा प्रदर्शित करने की कोशिश करी, जिन्हें मैक्सवेल इक्वेशन कहा जाता है। तो आगे हम देखेंगे इसके बारे में भी। इसके अलावा इन्होंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस दिया, नेचर ऑफ सैटर्न्स रिंग बतलाया, कलर विजन के बारे में भी बतलाया। ये एम्पियर लॉ की बात करते हैं। देखिए, एम्पियर्स लॉ इज़ यूज्ड टू एनालाइज मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएटेड बाय करंट्स। किसी धारा के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है उसको हम एम्पियर लॉ के द्वारा जान सकते हैं। अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा है कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो उसका अगर अध्ययन करना है हमें, तो हमारे पास इक्वेशन है लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। म्यू नॉट क्या है, यहाँ पर अगर नीचे आप ध्यान दें, देखिए यहाँ लिखा हुआ है म्यू नॉट की डेफिनेशन। म्यू magnetic permeability of a material indicates the capacity of a material to absorb magnetic flux। कितना मैग्नेटिक फ्लक्स
कोई मटेरियल एब्जॉर्व कर सकता है, उसकी कितनी क्षमता है एब्जॉर्व करने की, दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, राइट। इसको म्यू ज़ीरो यहाँ पर लिखा हुआ है। म्यू ज़ीरो मतलब वैक्यूम की परमिएबिलिटी। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली अगर किसी हमें जो है रिलेटिव परमिटिविटी ज़्यादातर मिलती है, तो अगर हमें एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी अगर निकालनी है तो म्यू इज़ इक्वल टू म्यू ज़ीरो और म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, तो या यहाँ लिख देते हैं म्यू आर और ये म्यू ज़ीरो, ठीक। तो म्यू आर और म्यू ज़ीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू आर जो है रिलेटिव परमिबिलिटी होती है, राइट। तो एब्सोल्यूट के लिए म्यू इज़ इक्वल टू म्यू ज़ीरो इंटू म्यू आर, तो ये हम यूज़ करते हैं। बट दिस फॉर्म इज़, ये जो इक्वेशन है, दिस फॉर्म इज़ वैलिड ओनली इफ़ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट आर कांस्टेंट इन टाइम। तो ये जो एम्पियर्स लॉ है, इसमें हमें क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट होगा तभी ये वैलिड रहेगा, ठीक है। मैक्सवेल मॉडिफाइड द इक्वेशन टू इंक्लूड टाइम वेरिंग फील्ड। मैक्सवेल ने क्या मॉडिफिकेशन किया इसमें कि जो टाइम वेरिंग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तब ये इक्वेशन कैसे वैलिड होगी। मैक्सवेल्स मॉडिफिकेशन वाज टू ऐड ए टर्म। अब देखते हैं क्या टर्म ऐड किया। इसके पहले क्योंकि आगे हमें एक और, जैसे यहाँ पर अभी आपने परमेबिलिटी की बात की थी, म्यू ज़ीरो की बात की थी, तो यहाँ परमेबिलिटी का हमने देखा कि कैपेसिटी ऑफ ए मटेरियल टू एब्जॉर्ब मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली देखिए, फ्लक्स का मतलब क्या है कि कोई फील्ड है उसकी हाइपोथेटिकल मतलब आभासी नंबर ऑफ लाइंस अगर हम मान लें तो कितनी लाइन किसी एरिया से पास हो रही है वो आपको फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए किसी क्षेत्र पर है और कोई आपने पर्टिकुलर एरिया चूज़ कर लिया, तो उस एरिया से कितनी वो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है उसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम ये कहते हैं कि भाई कितनी नंबर ऑफ लाइंस इसमें से पास हो रही हैं, और पर यूनिट एरिया जो नंबर ऑफ लाइंस पास होते हैं उसको हम फ्लक्स बोलते हैं। इसी प्रकार से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर एरिया से अगर पास हो रहा है तो कितनी नंबर ऑफ लाइंस, हाइपोथेटिकल हम बोलते हैं, लाइन नंबर ऑफ लाइंस हाइपोथेटिकल बेसिकली है, तो एक क्वांटिटी हमने बना दी है, तो कितनी नंबर ऑफ लाइंस, हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड के केस में मैग्नेटिक फ्लक्स। तो दूसरी एक टर्म और अभी हम आगे देखेंगे तो उसको हम यहीं पे देख लेते हैं, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जो है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन ज़ीरो और एप्सिलॉन आर। अब ये क्या है चीज़ होती है, एप्सिलॉन परमिटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू स्टोर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्षेत्र के अंतर्गत किसी मटेरियल, कोई मटेरियल मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो वो मटेरियल कितना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर सकता है, वो उसकी एबिलिटी जो है वो परमिटिविटी से डिफाइन होती है। और परमिटिविटी हमने यहाँ पर देखा कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन ज़ीरो टाइम्स एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी होती है, एप्सिलॉन ज़ीरो जो है वैक्यूम की परमिटिविटी मान लीजिए, ठीक। तो इस प्रकार से हम परमिटिविटी निकाल एप्सिलॉन या परमिटिविटी का मान देख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं कि ये एम्पियर लॉ में क्या मॉडिफिकेशन हुए, है ना। मॉडिफिकेशन की बात करते हैं अब। द मॉडिफिकेशन टू एम्पियर लॉ, है ना। द एडिशनल टर्म इंक्लूड ए फैक्टर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ज़ीरो इंटू डी फाई ई बाई डी टी। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये फाई जो है फ्लक्स है, वो फ्लक्स कौन सा, ई डिनोट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब ये टर्म एम्पियर लॉ में ऐड किया गया, दिस टर्म वाज देन एडेड टू एम्पियर लॉ। दिस शोज दैट मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड बोथ बाय कंडक्शन करंट्स एंड बाय टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ये फ्लक्स है, ये टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, तो इस टर्म को ऐड किया गया। तो अब हमारे पास मॉडिफाइड एम्पियर लॉ क्या आ गया, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी वेक्टर एस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, ये हमारा पुराना था, प्लस आई डी। तो आई टोटल क्या हो गई, आई प्लस आई डी हो गई, ठीक है। इसको हमने एक्सपेंड किया तो म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट मैंने आपको बताया था, ये हमारा पिछला टर्म जो हमने देखा था अभी। तो
दिस समटाइम्स कॉल्ड एम्पियर मैक्सवेल लॉ। इस लॉ को जो ये हमारी इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन को हम एम्पियर मैक्सवेल लॉ भी कहते हैं। तो पिछले जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये जो हमारी ये देखिए परमिटिविटी जो है एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू स्टोर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो वहाँ पर जो हमें टर्म हमने देखा था एप्सिलॉन 0 देख रखा था, तो क्योंकि वो वैक्यूम के लिए निकाला हुआ था, तो इसलिए एप्सिलॉन 0 लिखा हुआ है। अगर किसी मटेरियल की बात करेंगे तो यही एप्सिलॉन जो है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर हो जाएगा, और म्यू नॉट जो है वो म्यू नॉट जो कन्वर्ट हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी कि क्या इक्वेशन बन जाएगी, देखिए म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट और म्यू आर में, ठीक है, और एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। तो किसी अगर हम मटेरियल की बात करते तो हमें इस तरीके से हमें देखना पड़ेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये मैक्सवेल की अब इक्वेशंस की बात करते हैं। मैक्सवेल्स ने 4 इक्वेशन दी थी। In his unified theory of electromagnetism, Maxwell showed that electromagnetic waves are a natural consequence of the fundamental laws expressed in these 4 equations. तो हमारे पास 4 इक्वेशन आई। लाइन इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इनकी इंडिविजुअल चर्चा हम करेंगे अभी। लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट डी ए इज इक्वल टू 0, लाइन इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी, और लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी ई बाई डी फाई ई बाई डी टी। तो इन चारों के अब आगे डिस्क्रिप्शन देखते हैं, देखिए इनके बारे में क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन फर्स्ट की, जिसको हम बोलते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ भी इसको कहते हैं। इसके अनुसार द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इक्वल्स द नेट चार्ज इनसाइड दैट सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। किसी क्लोज्ड सरफेस के से कितना आपका फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, उसकी जो वैल्यू है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट से दी जा सकती है, जो कि क्यू क्या है, नेट चार्ज इनसाइड दैट इनक्लोज्ड सरफेस। कोई पूरी बंद सरफेस है, उसमें अगर क्यू चार्ज उसके अंदर भरा हुआ है तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो है वो आपकी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा जो उससे पास हो रहा होगा, ठीक है, क्लोज सरफेस से पास हो रहा होगा। दिस रिलेट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दैट क्रिएट्स इट। तो वो ये रिलेशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड में और जो किसी सरफेस के अंदर जो चार्ज भरा हुआ है उसके बीच का एक संबंध प्रदर्शित करता है, जिसको हम गॉस लॉ कहते हैं। आइए आगे देखते हैं सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन, जिसको हम तो बोलते हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। अभी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का देखा था, अब हम बात करें मैग्नेटिज्म की। द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज ज़ीरो। किसी बंद सरफेस सतह के से जो मैग्नेटिक फ्लक्स, जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो पास होगा वो शून्य होगा। कहने का मतलब ये है कि द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन दैट एंटर ए क्लोज्ड वॉल्यूम मस्ट इक्वल द नंबर ऑफ लाइन दैट लीव दैट वॉल्यूम। तो जितने नंबर कोई क्लोज्ड वॉल्यूम है उसके अंदर जितना मैग्नेटिक फ्लक्स जाएगा उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर आएगा, यानी कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उस क्लोज्ड सरफेस का ज़ीरो रहेगा। इफ़ यदि ऐसा सत्य नहीं होता, इफ़ दिस वरंट ट्रू देयर वुड बी मैग्नेटिक मोनोपोल्स फाउंड इन नेचर, लेकिन नेचर में कोई मैग्नेटिक मोनोपोल नहीं पाए जाते हैं। तो इसका तात्पर्य ये है कि ये हमारा जो रूल है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म ये सत्य है। नेक्स्ट है थर्ड लॉ, जिसको फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन बोलते हैं। मैक्सवेल्स की इक्वेशन, थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन। अब इसमें क्या बतलाया गया, डिस्क्राइब द क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो उत्पन्न होता है उनका अध्ययन हम इस मैक्सवेल फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन के द्वारा कर सकते हैं। यहाँ पर है लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी, ठीक है। तो जो हमारा द ई एम एफ विच इज़ द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बेसिकली क्या है, ई एम एफ is the line integral of electric field around any closed path equals the rate of change of magnetic flux। और ये क्या है, rate of change of magnetic flux through any surface bounded by that path। तो कोई पाथ जो है एक क्लोज्ड पाथ है अगर,
उस क्लोज्ड पाथ में जो ईएमएफ बनेगा वो डी फाई बी बाई डी टी यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज के बराबर होगा। वन कॉन्सिक्वेंस इज द करंट इंड्यूस्ड इन द कंडक्टिंग लूप प्लेस्ड इन ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो एक इसका जो सीधा सीधा मतलब निकलता है, वन कॉन्सिक्वेंस इज द करंट इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टिंग लूप प्लेस्ड इन ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो एक इसका सीधा कॉन्सिक्वेंस निकलता है ये। नेक्स्ट है मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। अभी आपने देखा था जो पिछले वाले में थर्ड इक्वेशन में हमने देखा था कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड था जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ था। अब फोर्थ इक्वेशन क्या बताती है, डिस्क्राइब द क्रिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट, इन दोनों की वजह से जो करंट उत्पन्न हो रहा है। तो एम्पियर मैक्सवेल लॉ अभी हमने पीछे भी देखा था इसको, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज द सम ऑफ म्यू नॉट टाइम्स आई ए नेट करंट थ्रू दैट पाथ एंड म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस बाउंडेड बाय दैट पाथ। तो ये दोनों ही टर्म्स को हमने ऐड करके फिर एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई करके एम्पियर मैक्सवेल लॉ बनाया। तो ये मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन है। आइए इनमें आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि टोटल जो फोर्स होगा वो कितना बनेगा। वंस देखिए लॉरेंज फोर्स की यहाँ पर बात की जा रही है। वंस द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर नोन एट सम पॉइंट इन द स्पेस द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू कैन बी गिवन बाय। अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है और वहाँ पर कोई क्यू चार्ज वाला पार्टिकल अगर रखा हुआ है तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो आपने पहले भी जान रखा था, F इज इक्वल टू क्यू ई। अगर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है और अगर मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड है और वहाँ चार्ज मोशन कर रहा है तो क्यू वी बी ये हमारा एक फोर्स काम करता है। तो टोटल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से होता है। F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी बी। और वेक्टर फॉर्म में जब क्योंकि यहाँ पर आप इक्वेशन देख रहे हो वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर F इज इक्वल टू क्यू वेक्टर ई प्लस क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है यहाँ पर। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि ये जो रिजल्टेंट क्वांटिटी ये आएगी वो भी वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो यहाँ भी वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ भी वेक्टर क्वांटिटी। मैक्सवेल्स इक्वेशन विद द लॉरेंज फोर्स लॉ कंप्लीटली डिस्क्राइब ऑल द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस। तो ये लॉरेंज फोर्स ऑफ लॉ कहलाता है। F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी बी, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड की। इन एम्प्टी स्पेस Q इज इक्वल टू 0, I इज इक्वल टू 0, द लास्ट टू इक्वेशन कैन बी सॉल्व। अब मैक्सवेल की लास्ट टू इक्वेशंस क्या थी, ये जो हमने एक एम्पियर लॉ देखा था, एम्पियर मैक्सवेल लॉ जो मॉडिफाइड फॉर्म में था, लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। और थर्ड लॉ हमने जो देखा था, लाइन इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलती है एक साइनसॉइडल इक्वेशन मिलती है, वो भी हम आगे देखेंगे। द लास्ट टू इक्वेशन कैन बी सॉल्व टू शो दैट द स्पीड एट विच द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो हम इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस स्पीड से गति करते हैं, वो लाइट की स्पीड से गति करती हैं। दिस रिजल्ट लेड टू मैक्सवेल टू प्रेडिक्ट दैट लाइट वेव्स वर ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इस परिणाम के द्वारा मैक्सवेल ने ये बतलाया, प्रेडिक्ट किया कि जो प्रकाश है, प्रकाश की वेव्स हैं, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ही एक रूप है प्रकाश की जो वेव्स आ रही हैं। तो यहाँ से बात शुरू हुई कि हमारा जो प्रकाश है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में रहता है। आइए आगे देखते हैं। ये हर्ट्ज ने इस चीज़ को बल दिया था। ये भी जर्मन फिजिसिस्ट थे, 1857 से 1894 तक रहे।
फर्स्ट टू जनरेट एंड डिटेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन लेबोरेटरी सेटिंग। इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लेबोरेटरी में उत्पन्न किया था और उसको डिटेक्ट किया था। और 1887 में जो मैक्सवेल ने कहा था कि भाई लाइट वेव जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही एक रूप है, इसको इन्होंने प्रूव किया। ही ऑल्सो शोड दैट अदर वेव्स एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट। तो इसके अलावा भी इन्होंने और बहुत सारी चीज़ें लाइट की बतलाई जो कि वेव थ्योरी को बताती हैं कि प्रकाश में वेव्स होती हैं। अब बात करते हैं प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। We will assume that the vectors for electric and magnetic fields are in an electromagnetic wave have an specific space-time behavior that is consistent with Maxwell equation। तो हम ये चीज़ मान के चलेंगे कि वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो स्पेस टाइम बिहेवियर उनका मैक्सवेल इक्वेशंस के साथ साथ काम कर रहा है। Assume an electromagnetic wave that travels in the x direction with vector E and vector B as shown. The x direction is the direction of propagation. The electric field is assumed to be in the y direction and the magnetic field is in the z direction. अब हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मानी जो x दिशा में यहाँ पर देख रहे हैं आप, डार्क रेड कलर से दिखा रखा है, x दिशा में गति कर रही है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है जो वो वाई डायरेक्शन में है, और जो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड की जो दिशा है वो जेड डायरेक्शन में है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, पहली चीज़। और दूसरी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की गति की दिशा है वो एक्स डायरेक्शन में है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ये गति की दिशा के भी परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो आइए इस चीज़ को आगे देखते हैं। Waves in which the electric and magnetic fields are restricted to be parallel to a pair of perpendicular axes are said to be linearly polarized। ऐसी वेव्स जिसमें जो गति की दिशा के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हैं और उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में भी परपेंडिकुलर हैं, यानी कि गति की एक्सिस के 90 डिग्री और आपस में भी 90 डिग्री हैं। तो ऐसी अगर प्लेन वेव्स जो होती हैं वो लीनियरली पोलराइज्ड वेव्स कहलाती है। इसके बारे में भी हम और डिटेल में पढ़ेंगे, पोलराइज्ड वेव्स के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। We also assume that at any point in space the magnitudes of E and B of the field depend upon the x and t only। तो किसी भी समय पर E और B का जो मैग्नीट्यूड है वो x और टाइम पर ही केवल डिपेंड करेगा। तो ये भी हम मान के चलते हैं। इसके बाद आइए थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। रे किसे बोलते हैं? ए रे इज ए लाइन अलॉन्ग विच वेव ट्रेवल्स। ठीक है, जिस लाइन पर वेव ट्रेवल करती है, यात्रा करती है, उसको हम रे बोलते हैं। और अभी हमने पिछले मेरिडियनल रे और स्क्यू रे की बात करी थी। ऑल द रे फॉर द टाइप ऑफ लीनियरली पोलराइज्ड वेव्स दैट हैव बीन डिस्कस्ड आर पैरेलल। तो लीनियरली पोलराइज्ड वेव्स के लिए रेज जो है वो पैरेलल होती हैं। द कलेक्शन ऑफ वेव्स इज कॉल्ड प्लेन वेव। वेव्स का जो कलेक्शन है वो प्लेन वेव कहलाता है। अ सरफेस कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल फेज ऑन ऑल वेव्स कॉल्ड द वेव फ्रंट इज ए जियोमेट्रिक प्लेन। अब वेव फ्रंट किसको बोलते हैं? जो इक्वल फेज वाले पॉइंट्स होंगे। वेव्स, देखिए वेव्स जो हैं, मान लीजिए ये सोर्स है, यहाँ से वेव्स ऐसे निकल रही हैं, ऐसे निकल रहे हैं, ऐसे निकल रही हैं, इस सोर्स से। ठीक है, अब वेव्स इधर भी जा रही हैं, इधर भी जा रही हैं, इधर भी जा रही हैं। अब कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम ऐसा अगर पा लें कि यहाँ पर फेज एक जैसा, यहाँ फेज एक जैसा, यहाँ फेज एक जैसा है, तो इनका जो ये पाथ बनेगा इसको हम वेव फ्रंट बोलते हैं। यानी कि ऐसा पाथ जिस पर सभी वेव के फेज इक्वल होते हैं,
उनको कनेक्ट करने वाला पाथ जो है वो वेव फ्रंट कहलाता है। ए सरफेस कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ रेडिएशन सेंड्स वेव्स आउट रेडियली इन ऑल डायरेक्शंस। A surface connecting points of equal phase for this situation is a sphere। तो मान लीजिए अगर ऐसा पॉइंट है जैसे मैंने यहाँ चित्र में बनाया, अगर हम इसको कंप्लीट कर दें तो इस प्रकार से एक स्फीयर बन जाएगा और इस स्फीयर पर सारे के सारे पॉइंट आपके इसके स्फीयर के आउटर सरफेस जो हमने डिज़ाइन करी यहाँ पर सारे के सारे पॉइंट आपके सेम फेज में अगर होते हैं तो ऐसी वेव्स को हम स्फेरिकल वेव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम वेव। हमने शब्द यूज़ किया तो वेव क्या होता है। द वर्ड वेव रिप्रेजेंट्स बोथ द एमिशन फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट एंड द कलेक्शन ऑफ वेव्स फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑन द सोर्स। तो वेव जो है दोनों तरीके से हम कह सकते हैं कि सिंगल पॉइंट से अगर एमिट हो रहा है, यहाँ मान लीजिए यहाँ से है और यहाँ से आपकी निकल रही हैं, इधर को जा रही हैं, इधर को जा रही हैं, सभी डायरेक्शन में जा रही हैं, और या इस तरीके से सभी डायरेक्शन से आकर के एक पॉइंट पर मिल जा रही हैं। दोनों ही केसेस में हम कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। द सोल्यूशन ऑफ थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशंस ऑफ द EM वेव्स, इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमें लाइट की स्पीड के बराबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की गति मिलती है, जिसको हम इस समीकरण से c इज इक्वल टू 1/√μ0ε0 से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मतलब उन दोनों चौथे और तीसरे और चौथे समीकरण का सोल्यूशन निकाला तो वहाँ से हमें ये चीज़ मिल जाती है। दिस कम्स फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ द मैक्सवेल इक्वेशंस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक रिप्रेजेंटेशन किया गया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ द प्लेन। दे ऑरेंज कलर से जो आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स है, देखिए वेव दिखा रखी है, और जो जेड डायरेक्शन ये तो वाई डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, और जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट दिखा गया, और इनका जो गति की दिशा है वो एक्स डायरेक्शन में है, और जो गति की स्पीड है, जो गति है वो है c, यानी कि स्पीड ऑफ द लाइट। The figure represents a sinusoidal EM wave moving in the x direction with a speed of c। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों वेक्टर E और वेक्टर B एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और E और B और जो वेव की गति है वो भी, गति की दिशा है वो भी E और B के परपेंडिकुलर है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ EM वेव्स में आगे, अगर हम the magnitude of electric and magnetic fields in empty space are related by the expression E by B is equal to C। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मैक्सवेल्स की उन वहाँ के सॉल्यूशंस अगर निकालते हैं तो ये इक्वेशन आती है जो कि हमने देखी थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑबे द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉलो करती हैं। अगर हम स्पीड का डेरिवेशन निकालें तो इसमें हम पाएंगे द फ्रॉम द मैक्सवेल्स इक्वेशन अप्लाइड टू द एम्प्टी स्पेस द फॉलोइंग पार्शियल डेरिवेटिव्स कैन बी फाउंड। एम्प्टी स्पेस मतलब वैक्यूम में हम बात कर रहे हैं, तो वैक्यूम में μ0 और ε0 की बात करते हैं। तो अगर हम इनको मैक्सवेल इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं, del 2E by del x स्क्वायर, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। del 2E by del x स्क्वायर इज इक्वल टू μ0 ε0 del 2E अपॉन del t स्क्वायर, और हम दूसरा सोल्यूशन हम निकालते हैं del 2B by del x square is equal to μ0 ε0 del 2B by del t square। These are in the form of general wave equations with V और C is equal to 1/√μ0 ε0। अगर हम μ0 और ε0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें ये C की वैल्यू मिलती है 2.99792 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि स्पीड ऑफ लाइट है। इसको हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बोलते हैं। C इज इक्वल टू 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम ये जो तीसरी और चौथी इक्वेशन को सॉल्व कर लें या मैक्सवेल के इक्वेशंस को सॉल्व करें तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए इक्वेशन मिलती है जो कि साइनसोइडल वेव
को रिप्रेजेंट करती है। दिस सिंपलेस्ट सोल्यूशन टू द पार्शियल इक्वेशन इज साइनसॉइडल वेव ई इज इक्वल टू ई मैक्स कॉस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी और बी इज इक्वल टू बी मैक्स कॉस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। के क्या है यहाँ पर? के इज द एंगुलर वेव नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, where lambda is the wavelength. The angular frequency is omega is equal to 2 pi by f or 2 pi f. तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रिक्वेंसी और के जो है वो एंगुलर वेव नंबर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, इसका हमें आगे यूज़ करना होगा, तो आप ध्यान रखिएगा। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ और के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, इन दोनों क्वांटिटी को आपको ध्यान रखना है, ये हमारे आगे बहुत काम आएंगे। इसके बाद ये स्पीड निकाली हुई है, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ओमेगा के इज इक्वल टू 2 पाई एफ अपॉन 2 पाई बाई लैम्डा विच इज इक्वल टू लैम्डा एफ, लैम्डा एफ इज इक्वल टू सी। और पार्शियल डेरिवेटिव्स से अगर बात करें तो ई मैक्स अपॉन ई बी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के इज इक्वल टू ई बाई बी इज इक्वल टू सी, ये हमें अभी पीछे दिखाई था। अब बात करें तो पॉइंटिंग वेक्टर की। पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी as they propagate through the space, they can transfer that energy to objects in their path. The rate of transfer of energy by an EM wave is described by a vector as called pointing vector. Pointing vector यहाँ पर जो है वो S वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये S से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पॉइंटिंग वेक्टर क्या है? रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय एन EM वेव। तो रेट ऑफ एनर्जी किस रेट से ट्रांसफ़र होगी वो हम ई वेव का देखते हैं। देखिए यहाँ पर एस इज इक्वल टू वेक्टर एस इज इक्वल टू 1/μ0 वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी से रिप्रेजेंट है। डायरेक्शन की अगर बात करें, इट्स डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। दिस इज द टाइम डिपेंडेंट, इट्स मैग्नीट्यूड वेरीज इन टाइम, इट्स मैग्नीट्यूड रीचेज ए मैक्सिमम एट द सेम इंस्टेंट। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेक्टर ई और वेक्टर बी वाई और एक्स जेड डायरेक्शन में है, जबकि प्रोपगेशन की डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में है, और एक्स डायरेक्शन में ही आपकी पॉइंटिंग वेक्टर की भी डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन कौन से पॉइंटिंग वेक्टर की? जो प्रोपगेशन की डायरेक्शन है, ठीक है। एक ये टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी है और मैग्नीट्यूड जो है उसका टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। The magnitude of the vector represents the rate at which energy passes through a unit surface area perpendicular to the direction of wave propagation. अब x डायरेक्शन में वेव प्रोपगेशन हो रही है, उसके अगर हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई सरफेस बना दें तो उस सरफेस से के यूनिट सरफेस एरिया से कितना एनर्जी पास हुई है वो क्वांटिटी जो आपकी पॉइंटिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड रहता है। देयरफॉर द मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट्स द पावर पर यूनिट एरिया, कितनी पावर आपकी ट्रांसमिट हुई पर यूनिट एरिया से, वो आपका पॉइंटिंग वेक्टर से दिया जाता है, जिसका एसआई यूनिट जो है पॉइंटिंग वेक्टर की जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर या वाट पर मीटर स्क्वायर से गिवन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब इंटेंसिटी की बात करते हैं। द वेव इंटेंसिटी आई इज द टाइम एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर ओवर वन और मोर साइकिल। अब हम वेव इंटेंसिटी की अगर बात करें तो ये टाइम एवरेज है पॉइंटिंग वेक्टर का। दिस डिफाइंस द इंटेंसिटी इन द सेम वे एज अर्लियर। द ऑप्टिक इंडस्ट्री कॉल्स पावर पर यूनिट एरिया द इरेडियंस। अब पावर पर यूनिट एरिया को हम इरेडियंस बोलते हैं। रेडियंट इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द पावर इन वॉट्स पर सॉलिड एंगल व्हेन द एवरेज इज टेकन द टाइम एवरेज ऑफ cos स्क्वायर ब्रैकेट के एक्स माइनस ओमेगा टी विच इज़ इक्वल टू हाफ इज़ इन्वॉल्व। तो जब ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो हम इसको लिख सकते हैं इंटेंसिटी को I इज़ इक्वल टू एस एवरेज विच इज़ गिवन बाय ई मैक्स बी मैक्स अपॉन 2μ0 विच इज़ इक्वल टू, अगर हम केवल और केवल ई के पदों में लिखें तो ई मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन 2μc, और अगर बी के पदों में लिखें तो सी बी स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन 2μ। तो इस तरीके से इंटेंसिटी भी दे सकते हैं। तो ये आपकी सेम इक्वेशन है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हमने अभी बताई हैं, कुछ जाना है, और आइए अब देखते हैं परीक्षाओं में क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। एक्सप्रेशन फॉर
स्पीड ऑफ EM वेव, एक्सप्रेशन फॉर वेव नंबर आपने देखा था अभी, के, और स्पीड का भी एक प्रश्न पूछ सकते हैं। वेव फ्रंट क्या होता है, इसको भी हमें जानना जरूरी है। प्लेन EM वेव का डायग्राम हमें जानना जरूरी है। तो थैंक यू फॉर नाउ। अब अगले लेक्चर में हम मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। थैंक यू।